जी अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। नहीं, बिल्डिंग इमूवेबल है। लेकिन मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी उसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी चीज़ जो परमानेंटली लैंड के साथ अटैच होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जो बिल्डिंग है वो चूंकि परमानेंटली लैंड के साथ अटैच है, मूव नहीं कर सकती। यानी आपका घर है पर्सनल, आपका कमर्शियल कोई बिल्डिंग है या कोई फैक्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्रियल, तो ये सारे के सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते हैं। आप अपना घर बेचेंगे या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। मैंने सिर्फ एक उसकी एक्सेप्शन बताई थी कि एक कॉन्सेप्ट आजकल चला हुआ है प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग का। यानी वो जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग होती है ना, वो परमानेंटली अटैच नहीं होती लैंड से। जब वो परमानेंटली अटैच नहीं होती तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। यानी वो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी या मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। जब मूवेबल की डेफिनेशन में आ जाएगी तो उसकी सेल परचेज पे फिर सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी होगी। ये बात मैंने बताई थी आपको। क्लियर है जी ये बात? प्री फैब्रिकेटेड कल एक्सप्लेन किया था ना यार। देखें, जो चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ वो अगर आप बेहतर है पिछले वाला लेक्चर सुन ले तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, आपके लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। रीज़न बीइंग कि हमारे पास ना एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा टाइम अवेलेबल होता है। अब जब वो रिस्ट्रिक्टेड सा टाइम अवेलेबल होता है ना, आप अगर मुझे एक चीज़ जो मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, वो अगर आप खुद से लेक्चर नहीं सुनेंगे या रिकॉर्डिंग नहीं सुनना चाह रहे हैं लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसको 8-8 या 5-5 दफ़ा रिपीट कर दूँ, वो बड़ा पॉसिबल नहीं होता फाइनल की क्लास में ना। यहाँ पे एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड टाइम अवेलेबल होता है। हाँ, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है वो आपने सुन ली, उसके बाद अगर आपको उसमें कोई इशू आएगा तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? तो बेहतर है, कल मैंने आखिर पे ना 5-10 मिनट लगा के ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपको ना वो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है? कौन से वाली फाइल नहीं हो रही शो जी? जो ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप की थी? अच्छा, मुझे बाकी तो किसी ने कंप्लेन नहीं की क्योंकि सबका यही मसला आ रहा है। पापा खाना खाइए। अच्छा, ठीक है। किसी और स्टूडेंट से आप रिक्वेस्ट कर लें यार। देखें, इस तरह की चीज़ें मैं बार बार आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए ना बड़ा मसला हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप मुझे पर्सनली इस तरह से एक एक बच्चा करना शुरू हो जाए ना। तो आप अपने आप को मेरी सिचुएशन में अगर रखेंगे ना, फिर आपको आइडिया होगा। तो अब मैंने जब इसी वजह से ग्रुप बनाया हुआ था कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब आप हर बंदा मुझे पर्सनली मैसेज कर रहा है जी, सुबह से भी 8-10 मैसेज आ गए हैं जी, वो नोट्स में से शेयर कर लें। हालांकि मैंने क्लास में बताया भी था कि ये एक नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और उस ग्रुप में मैंने वो शेयर कर दिए हैं नोट्स। अब वो लेक्चर में जो बात बताई जाती है वो स्टूडेंट सुनते नहीं है, और फिर वो, तो आप इसमें ये काम करें, अगर आप उस ग्रुप में एडेड नहीं है मुझे मैसेज करें, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और फिर उस ग्रुप में इतने सारे आपके स्टूडेंट्स, आपके दोस्त होंगे, कोई कोलीग होगा, उसको मैसेज कर दो यार कि ये वाली जो फाइल है ना, ये मुझे दे दो, ठीक है? अच्छा, और बताएं जी। हाँ, तो आप अपने किसी दोस्त वगैरह से पूछ लेना, फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने जो आपके साथ आपके जो सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं आपकी फर्म के अंदर, अगर वहाँ पे फर्म में नहीं है तो उस ग्रुप में होंगे जिनको आप जानते होंगे, उनसे पूछे यार कि वो फाइल ओपन हो रही है या नहीं हो रही, या उसको कहें यार मेरे से दोबारा से रीशेयर कर दे। अच्छा जी, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और कल रूट्स की डेफिनेशन में एक आखिरी चीज़ रह गई थी, वो है जी एक्शनेबल क्लेम्स। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं ना, अपेरेंटली तो वो गुड्स हैं, यानी वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन उसने स्पेसिफिकली इसको सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया हुआ है। अच्छा, अब एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? बेसिकली वो क्लेम जो कि डिपेंडेंट है फ्यूचर के किसी एक्शन पे। यानी वो जो क्लेम है आपका,
वो आज की डेट पे इन्फोर्सेबल नहीं है। आपने आज की डेट पे उसको एक सर्टन अमाउंट पे करके ले लिया है, या हो सकता है आपको फ्री में भी मिल गया हो, लेकिन वो इन्फोर्सेबल है फ्यूचर में किसी एक्शन के ऊपर। जैसे इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल होती है लॉटरी, कि आपने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली। अब वो लॉटरी की टिकट आपने खरीदी है जी 100 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, और उसके पीछे हो सकता है आपका 50 लाख रुपए का इनाम निकले, लेकिन वो निकलेगा फ्यूचर में जाके। ठीक है, जब भी वो उसका वो होगा, बैलेटिंग होगी उसकी। तो इसी तरह से ये अक्सर गिफ्ट वाउचर का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कोई नया स्टोर खुला है, तो उस नए स्टोर ने एक प्रमोशनल कंपेन ये चलाई कि भाई अगर तुम मेरे मॉल से ना 10,000 रुपये की शॉपिंग करोगे ना, तो मैं तुम्हें निशात में, जैसे बोरियम में ये अक्सर लगी होती है कि अगर तुम 10,000 रुपये की शॉपिंग कर लो या 20,000 रुपये की शॉपिंग कर लो, तो निशात में जो है ना वो हाईटी फ्री में मिल जाएगी आपको। क्यों जी, ऐसी है ना एक। तो अब ये क्या है जी, ये समझ ले किस्म का गिफ्ट वाउचर है कि आप 20,000 रुपये की अगर शॉपिंग करें, तो वैसे तो निशात में जो हाईटी है वो 2,000 रुपये की है, लेकिन अगर आप 20,000 रुपये की शॉपिंग कर लेंगे तो आपको एक कूपन मिल जाएगा 2,000 रुपये का। वो जो कूपन है उसकी बेस पे आप फ्री में जाके हाईटी ले सकते हैं। तो अब वो जो आपको 2,000 रुपये का फ्री में कूपन मिला है, क्या उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होना है? आंसर इज नो। ठीक है, रीजन बीइंग के एक्शनेबल क्लेम जो हैं वो उसने बड़े स्पेसिफिकली सेल्स टैक्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, इस वजह से ये दो तीन एग्जांपल्स हैं इसकी, कि मैंने आपको इसकी जनरल कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इसके ऊपर एक दो दफा ना आई कैप में क्वेश्चन आ भी चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड में सर्च कर रहा हूँ, आवाज़ उसी वजह से आपको नहीं आ रही होगी। ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन आपसे इस वजह से अभी शेयर नहीं कर रहा कि इनमें काफ़ी सारी चेंजेस हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इस वजह से ऑब्वियसली जब तक मैं चेंजेस नहीं करूंगा, ये मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा। इसमें ये एक न्यूमेरिकल है, ये आई कैप लेवल पे ही आया हुआ है आज से 4-5 साल पहले, पसदार लिमिटेड के नाम से, क्वेश्चन नंबर 24। नॉर्मली होता क्या है कि इस फॉर्म में न्यूमेरिकल जो सेल्स टैक्स का है वो आई कैप के पेपर में आता है, जो कल मैंने आपको दिखाया था ना, नॉर्मली 20 से या 18 से 22 नंबर का। वो आपको एक डाटा देता है कि आप जो हैं वो मैन्युफैक्चरर भी हैं, आप डीलर भी हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से। और एक टैक्स पीरियड बता देता है। सेल्स टैक्स में याद रखिएगा जो रिटर्न है वो एक पीरियड की फाइल होती है, यानी 1 मंथ की। यानी सेल्स टैक्स में जो टैक्स ईयर आपने पढ़ा हुआ है ना इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में वो टैक्स ईयर नहीं होता, वो टैक्स पीरियड होता है, और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 मंथ का होता है। यानी हर महीने आपको अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसे यहाँ पे उसने मई 2024 लिखा हुआ है, तो मई 2024 की जो रिटर्न है वो अगले महीने जून में फाइल होगी। इसका रूल, और इसको इसको कहते हैं टैक्स पीरियड। और इसका रूल ये होता है कि जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी वो आपने 15 तारीख तक जमा करानी होती है फॉलोइंग मंथ में। यानी मई 2024 है तो इसकी लाइबिलिटी आपने 15 जून 2024 तक जमा करानी है, और रिटर्न जो आपने फिर सबमिट करनी है वो 18 तक है। 3 दिन का टाइम आपको और मिल जाता है कि आप जो ऑनलाइन आपने सारे नेगेटिव वगैरह फिल करने हैं, वो सारा डाटा वगैरह जो सबमिशन करनी है, क्योंकि जो एक बड़ी कंपनी है उस पर तो जो सेल का डाटा होगा या परचेजेस का डाटा होगा वही पता नहीं कितने पेजेस पे चला जाएगा एक महीने का। इनवाइस वाइज आपने एंट्री करनी होती है ना सेल्स टैक्स की रिटर्न में, एक एक जो आपने इनवाइस की है ना अपनी अपने कस्टमर्स को, या जो आपने परचेजेस की हैं अपने सप्लायर से, वो सारी आपने एंटर करनी होती है। तो इसलिए उन्होंने 3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि 18 तक आप रिटर्न सबमिट कर लो, लेकिन पेमेंट जो है वो आपने 15 तक करनी है। जो न्यूमेरिकल आपको पेपर में आता है वो आपसे किसी भी एक महीने की सेल्स टैक्स की रिटर्न बनवा लेता है, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैक्सिमम 8 10 12 पॉसिबल हो सकते हैं वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, नॉर्मली वो आपको इस तरह से एक टेबल बना देता है कि परचेजेस मेरी ये थी, सेल्स मेरी या सप्लाईज मेरी ये थी, और फिर इनसे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसमें जाके उसने ये एक पॉइंट दिया हुआ है जी, पीएल distributed gift vouchers worth rupees 450,000 among its customers. The vouchers were to be redeemed at any time
बिटवीन जुलाई 2024 टू सितंबर 2024। आज जो डेट है वो मई है, मई 2024 में आप बैठ के रिटर्न बना रहे हो। जो वाउचर 4.5 लाख रुपए के उसने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये रिडीमेबल हैं फ्यूचर में। क्या हैं जी ये, फिर एक्शनेबल क्लेम में आ जाएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है। हाँ, ये एक्शनेबल क्लेम पे आ जाएंगे और इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है। वरना एक बात आपने याद रखनी है कि यही अगर उसने लिखा होता कि पीएल ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गुड्स की, फ्री सैंपल के तौर पे, या फ्री में मुफ्त में दे दी गुड्स 4.5 लाख रुपए की, आप उसका कोई रिलेटिव था, कोई जानने वाला था, या वैसे ही उसने एज अ चैरिटी चैरिटी के तौर पे स्टोर में 4.5 लाख रुपए की जो गुड्स है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो क्या फिर सेल्स टैक्स चार्ज होना था? हाँ, अभी अभी सिर्फ इतना याद रख लें। इसके अंदर भी फर्दर एक चीज़ और भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रख लें कि उस केस में यानी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगी तो सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज होगा। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के कोई भी रीज़न हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। सैंपल के तौर पे दे दिए, चैरिटी के तौर पे दे दिए, टेस्टिंग कर ली। बाज़ दफ़ा होता है कि जो गुड्स आपने बनाई होती हैं ना, उनमें से सर्टन गुड्स जो हैं वो आप इंटरनल इंटरनल टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, टेस्ट करने के लिए कि इसका क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाए, या उसको इंटरनल अपने कंपनी में यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चेयर्स के मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो आपने चेयर्स बनाई हैं उसमें से 20 चेयर्स जो हैं वो आपने अपनी कंपनी में रख ली, तो क्या सप्लाई होगी? बिल्कुल सप्लाई होगी, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। ठीक है। लेकिन ये जो एक्शनेबल क्लेम है, इनके केस में सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी नहीं है। तो गुड्स की डेफिनेशन में हमें कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएंगे। जी जी, जब एक्शनेबल क्लेम इन्फोर्स्ड होंगे, यानी जुलाई में जाके जब वो रिडीम होंगे, तो फिर आपको सेल्स टैक्स पे करना होगा। यानी वो जुलाई में जाके आप पे करेंगे सेल्स टैक्स। फूड, किस में डिस्कस नहीं किया जी फूड को? फूड जो है वो गुड्स ही हैं। आप खाना कोई भी ले लें, आप किसी भी ग्रोसरी की दुकान पे चले जाएं और वहां से कोई भी आप बिस्किट खरीद लें, आप कोई भी खाने पीने का सामान, आइसक्रीम खरीद लें, आप कोई भी और चीज़ खरीद लें, तो वो जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है, उस पर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। वो कल मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताई थी कि रेस्टोरेंट के केस में उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो जो आपको खाना सर्व कर रहे हैं ना, वो सर्विस में आता है। उसकी रीज़न ये है कि वो उसमें जो प्रोविंशियल वाले हैं ना, उनका व्यू ये है कि रेस्टोरेंट वाले खाना पकाते भी हैं। ठीक है, तो वो सर्विस में आ जाएगा। खाना पका के फिर वो आपको सर्व भी करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, और उसमें एक एलिमेंट गुड्स का भी है, एक एलिमेंट सर्विस का भी है, जिसकी वजह से प्लस उन्होंने एक लोकेशन बनाई हुई है, वो लोकेशन पे भी वो आपको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फिर ये डिस्प्यूट था दोनों का आपस में ना। इसमें एक एक टाइम पे आके एफबीआर का इनके साथ फटा हो गया था। एफबीआर कहता था भाई कि सेल्स टैक्स दो मुझे, ये गुड्स हैं। प्रोविंशियल वाले कहते थे नहीं भाई ये सर्विसेज है, इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो हमें दें। तो अब आके फाइनली ये महल में 2 साल पहले या पिछले साल ही जाके ये सेटल हुआ है मामला कि ये सर्विसेज है। उसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट के केस में है। रेस्टोरेंट्स या कैफे वगैरह या कोई भी इस तरह का कोई चीज़ है ना, तो उसके केस में। उसके अलावा बाकी केसेस में सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी है गुड्स के ऊपर, इसके ऊपर, फूड के ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद ये टैक्स पीरियड और ड्यू डेट मैंने आपको बता दिया। सेल्स टैक्स की जो रिटर्न की फाइलिंग है ना, वो मैंडेटरी है कि वो अब आपने ऑनलाइन फाइल करनी है। ठीक है। कुछ जो स्पेसिफिक सेक्टर के लोग हैं ना, उनके लिए कुछ रिटर्न फाइलिंग की डेट्स फर्क भी हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आपके आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, वो 15 के ऊपर आपने टैक्स जमा कराना होता है और 18 के ऊपर आपने रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में रिटर्न फाइलिंग की डेट फर्क है। जैसे जो पावर सेक्टर है, उसमें रिटर्न फाइलिंग की डेट 25 है। इसी तरह दो चार और सेक्टर हैं, उनको आपके लिए जाना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये टैक्स पीरियड और ड्यू डेट जो है, इसको भी जरा पढ़ लें सभी लोग। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। नहीं, लेकिन वो उनका अगर इनपुट 18 है तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितने की वो चीज़ खरीदेंगे उतने का ही आपको बेच देंगे। इनका तो मार्जिन ही बहुत ज़्यादा होता है। आपको वो एक चिकन कढ़ाई बना के दे रहे हैं 1500 रुपये की या 2000 रुपये की बेच रहे हैं, उसको बनाने पे जो उनकी कॉस्ट है वो हो सकता है 500 रुपया हो। तो 500 पे आपने अगर 18% पे किया हुआ है,
और 2,000 रुपये पे आपको 17% चार्ज कर रहा है, 16% चार्ज कर रहा है, तो पेबल ही निकलेगा ना। यानी प्रॉफिट मार्जिन भी तो है ना, क्या है फिर? ऐसा तो नहीं है कि वो कॉस्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ है भी, लेट्स सपोज कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बड़े, उनका मार्जिन बहुत कम है, उनका रिफंड आ जाएगा। अगर आपका इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो आपका रिफंड आ जाएगा। हाँ, ये इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट आपस में होती है या नहीं होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा जी, जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं ना, या आप इंपोर्ट करते हैं या आप परचेज करते हैं, लोकल परचेज, इंपोर्ट के ऊपर या लोकल परचेज के ऊपर जो आप सेल्स टैक्स पे करते हैं, उसके लिए टैक्स में जो टेक्निकल टर्म यूज हुई है ना, वो है इनपुट टैक्स। जो गुड्स आप सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं, सेल्स टैक्स में जो टेक्निकल वर्ड है वो सेल नहीं है, वो सप्लाईज का है। सप्लाईज का मतलब सेल। उसके ऊपर आप अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स रिकवर करते हैं और एफबीआर को पे करते हैं, उसको कहते हैं जी आउटपुट। तो होता क्या है कि आप जो अपना रॉ मटेरियल या जो बाकी की आपकी पैकिंग मटेरियल है, या इसी तरह जो बाकी की कुछ आपकी सर्विसेज वगैरह हैं जो आप परचेज करते हैं या रिसीव करते हैं, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है ये आप पे करते हैं अपने सप्लायर्स को। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, तो इसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स है, ये आपने एफबीआर को पे कर दिया। यही रॉ मटेरियल जो है, या जो भी पैकिंग मटेरियल है और बाकी की जो भी आपकी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। देखिए ना, किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके माइंड में तो सिर्फ यही होगा कि भाई एक रॉ मटेरियल लगता है। ऐसा नहीं होता। आपका रॉ मटेरियल ऑब्वियसली सबसे मेजर पोर्शन होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें भी तो लगती हैं ना। आपका रॉ मटेरियल लगता है, आपका पैकिंग मटेरियल लगता है, आपकी बिजली लगती है या गैस लगती है, तो बिजली पे भी सेल्स टैक्स होता है, गैस पे भी सेल्स टैक्स होता है। फिर जो जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है तो आप वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हो अपने कस्टमर को, तो ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स सर्विसेज वाला लगता है। यानी जो आपने ट्रांसपोर्टर हायर किए होंगे वो भी आप सेल्स टैक्स लेगा आपसे। फिर फिर आपने उस प्रोडक्ट की अरेंजमेंट, उसकी इंश्योरेंस कराई होगी, स्टॉक की अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया होगा, उसके ऊपर आपको प्रोविंशियल लेवल पे सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होगा। सर्विसेज में मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल वाला सेल्स टैक्स लगता है। फिर आपने बैंकिंग सर्विसेज अवेल की होंगी, आपने हो सकता है एलसी करवाई हो, या आपने बैंक से वर्किंग कैपिटल की लाइन ली हो, क्योंकि आपके पास तो कैश नहीं है इतने बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो आपने बैंकों से लाइन ली हो, एलसी करवाई हो, एलसी चार्जेस जब बैंक आपको लगाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, वो भी सेल्स वो प्रोविंशियल में आता है। चेकबुक चार्जेस। ठीक है। फिर आपने लाजमी टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज ली होंगी, इंटरनेट के बगैर या टेलीफोन के बगैर तो आजकल कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना काम का। या इंटरनेट है, आपका मोबाइल है, या लोकल या फैक्स है, या प्रिंटर। तो जो टेली कम्युनिकेशन है, आप कभी गौर कीजिएगा, आपको जो आपके घर का बिल आता है टेलीफोन का, पीटीसीएल की तरफ से आता है, या आपका पर्सनल मोबाइल का जो बिल आता है, अगर पोस्ट पेड है, तो उसके ऊपर आप देखिएगा आपको सेल्स टैक्स चार्ज होता है बिल के ऊपर। अगर प्रीपेड है तो ऑटोमेटिकली कट जाता है, आपको बिल नहीं आता, लेकिन पता नहीं चलता आपको, लेकिन सेल्स टैक्स कटता है उसके ऊपर भी। ठीक है। फिर आपने जो पूरे अपने साल की बुक्स बनाई, उसका आपने ऑडिट कराया। जब आप ऑडिट कराते हैं तो ऑडिटर आपको बिल देता है। ठीक है, तो ऑडिटर का जो बिल होता है, जो फी होती है ऑडिट फी, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज होता है। आप बल्कि आप सब लोगों को तो ज़्यादा पता होगा मेरे से, आप कभी अपने बिल वगैरह देखिएगा क्लाइंट का किसी का। फिर आपने, अगर आपका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है तो इंपोर्ट स्टेज पे आपने अपना कस्टम का एजेंट रखा होगा जो सारी क्लियरिंग कराता है गुड्स की। यानी गुड्स को क्लियर करवाता है रॉ मटेरियल को पोर्ट से, कराची पोर्ट से। तो वो अपने चार्जेस लेता होगा आपसे, उसके ऊपर वो आपको सेल्स टैक्स चार्ज करता होगा। ठीक है। फिर आपका जो है शेयर रजिस्ट्रार होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप शेयर रजिस्ट्रार रखें। शेयर रजिस्ट्रार जो है वो सारी जो भी शेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मेंटेन करता होगा। शेयर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करता है, डिविडेंड का रजिस्टर बनाता होगा, एंड सो ऑन। उसके वो आपसे चार्जेस लेता होगा, उसके ऊपर सेल्स टैक्स है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता जिसका इनपुट होता है। ये जो मैंने आपको सारी एग्जांपल्स अभी बताई हैं, यही चीज़ें आई क्या पेपर में इनपुट में पूछता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपका इनपुट का पार्ट बन जाती हैं। अभी तो मैं आपको एग्जांपल में सिंपल सा बता रहा हूँ ना, आपने रॉ मटेरियल लिया है, लेकिन बाकी चीज़ें भी आपका इनपुट का पार्ट होती हैं। और फिर उन सारी चीज़ों की कॉस्ट ऐड करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट की एक प्राइसिंग निकालते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें निकाल के, मैंने स्टाफ भी रखा हुआ है, उनको मैं सैलरियाँ भी देता हूँ, मैंने वेयर हाउस भी रेंट पे लिए हुए हैं, वो रेंट भी पे करता हूँ। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ऐड होती हैं। ऐड होने के बाद फिर आप अपनी सेल वैल्यू निकालते हो कि भाई ये सारी चीज़ें मिला के मेरा जो सीमेंट का बैग है वो पड़ रहा है 1,000 रुपये का पर बैग। तो अब फिर आप अपनी सेल वैल्यू निकालते हो कि मैं 1,200 का बेच दूंगा मार्केट में। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल या जो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, इसके ऊपर जो इनपुट है ये आप एफबीआर को पे नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है कि सेल्स टैक्स जो है वो हमेशा एफबीआर को सेलर पे करता है, बायर नहीं पे करता। बायर किसको पे करता है जी बताएं, ये 18 रुपये किसको पे हुए होंगे? सप्लायर को। ठीक है।
सप्लायर क्या करेगा कि यही 100 रुपए की चीज़ इसने 200 रुपए की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बेच दी। तो ये अपने कस्टमर से ये 36 रुपये ले लेगा। ठीक है, यानी कस्टमर जो है वो सप्लायर को 236 रुपये पे करेगा। ठीक है, यानी ये आप कस्टमर से लोगे 36 रुपये, 18 रुपये आपने अपने सप्लायर को दे दिए हैं। अब आपने एफबीआर को कितने पे करने हैं बताएं? 18। ठीक है, ये आप एफबीआर को पे कर दोगे। तो ये इस तरह से चलता है इसीलिए सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब आप देखें, ये जो सप्लायर है, क्या इसको कोई कॉस्ट पड़ी है? इसने तो क्या किया है, सिंपली कस्टमर से 36 रुपये लिए, जो 18 रुपये इसने सप्लायर को पे किए हुए थे वो वापस अपनी पॉकेट में रख लिए, और जो एडिशनल 18 रुपये इसने कस्टमर से लिए हुए थे वो एफबीआर को पे कर दिए। तो सप्लायर को क्या कोई चीज़ पड़ी है जी, कोई कोई बर्डन पास ऑन हुआ है? सेल्स टैक्स को इसीलिए कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं कि सेल्स टैक्स। अब ये 36, अब एफबीआर के पास कितने पैसे आए हैं बताएं? एफबीआर के पास 36 रुपये ही जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि 18 रुपये जो हैं वो ये सप्लायर पे करेगा, और बाकी का जो ये 18 है वो जो जिससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, यानी जो आपका सप्लायर था, वो पे कर देगा। ठीक है, तो एफबीआर को 36 रुपये चले गए, 18 जो है वो कस्टमर ने दे दिए, 18 जो है वो सॉरी 18 जो है वो सप्लायर ने दे दिए, और 18 जो है वो आपने दे दिए। ठीक, लेकिन ये 36 का 36 जो रुपया है, इसका बर्डन किसको जाएगा जी बताएं? ये पड़े किसको है आखिर? हाँ, जिसने वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर ली, यानी जिसको उसने ये प्रोडक्ट आके बेची है, अगर वो एंड कंज्यूमर है। फॉर एग्जांपल, ये एक बिस्किट का पैक था, तो 200 रुपये का उसने बिस्किट का पैक सेल किया। जिस बंदे ने वो बिस्किट खाए हैं उसको 36 रुपये पड़ गए। ठीक है, तो अब आप देखिए, जिस बंदे ने वो बिस्किट खाए हैं वो है एंड यूजर। क्या एंड यूजर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा? हम्म तो ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है ना। कल मैंने आपको एक नंबर जरूर बताया था कि सेल्स टैक्स में जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो 2 लाख के करीब है मेरे ख्याल में, और उनमें से भी जो रिटर्न फाइल करते हैं वो लाख एक हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सेल्स टैक्स जो है वो सिर्फ 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही पे करते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, जो लोग लाइबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है सेल्स टैक्स में, यानी जो एंड कंज्यूमर है, वो तो अगर 25 करोड़ है तो 25 में से मेरे ख्याल में 20 करोड़ लोग जो होंगे, 5 को मैं से एक्सक्लूड कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी नहीं खरीद सकते, वो पे कर रहा है सेल्स। हर बंदा पाकिस्तान में सेल्स टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बाकी के जो लोग हैं वो तो सेल्स टैक्स पे ही नहीं करते, इसका मतलब है वो पे करते हैं। लेकिन किसको पे करते हैं बताएं? यानी वो जो 1.5 लाख या 2 लाख लोग हैं वो एफबीआर को पे कर रहे हैं आप लोगों से लेके। लेकिन आप लोग जो हैं, आप एफबीआर को पे नहीं कर रहे, आप किसको पे कर रहे हैं? सप्लायर को। अब अब यहाँ पे असल इशू है कि अक्सर ऐसे सप्लायर हैं जो आपसे तो सेल्स टैक्स ले लेते हैं लेकिन एफबीआर को जमा नहीं कराते। ये आप सबको पता है, कल भी मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, या पता नहीं किसी की ऑब्जर्वेशन थी कि वो अक्सर जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो कहते हैं जी कि भाई वो कार्ड, वो मशीन तो चल ही नहीं रही। उसका वो क्यों कहते हैं आपको कि आपसे तो 16% सेल्स टैक्स ले लेंगे, सेल कैश के अंदर है। क्या आपके ख्याल में इतना ईमानदार आदमी है पाकिस्तान का रेस्टोरेंट वाला या कोई भी बंदा फॉर डेट मैटर कि एफबीआर को 16% खुद ही टैक्स पे कर दे? मैं किसी की वो नहीं कर रहा, मैं इवन अपनी एग्जांपल देने को तैयार हूँ कि यानी जो हालात पाकिस्तान में अब हो चुके हैं, यानी इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद अगर आपको जीरो सर्विस मिल रही है, तो मुझे अगर ऑप्शन मिलेगा मैं भी नहीं दूंगा टैक्स एफबीआर को, कि भाई मैं 40-40 50-50% अगर हमने टैक्स देना है और एक दवाने की भी सर्विस नहीं है, कौन देगा टैक्स खुद से? ठीक है, तो वो बंदा भी नहीं देगा, तो कस्टमर से ले लेते हैं लेकिन आगे एफबीआर को जमा नहीं। ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये तो सेल्स टैक्स की, मैं बात इनकम टैक्स की कर रहा हूँ, लेकिन सेल्स टैक्स में भी ये हालांकि सेल्स टैक्स में वो जो 16 रुपये आपसे वो ले रहा है वो उसका प्रॉफिट है, वो ऐड हो रहा है उसके प्रॉफिट में, कि आपसे सेल्स टैक्स दिखा के शो कर रहा है और आगे एफबीआर को पे नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह ये जितने भी रिटेलर्स हैं, ये आपने एक और फिनोमेना भी ऑब्जर्व किया होगा कि ज़्यादातर रिटेलर्स के लिए अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो पीओएस इंस्टॉल करें। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। आपने अगर कभी रसीद को गौर से देखा हो ना, किसी भी स्टोर से आप कोई चीज़ खरीदें तो वहाँ पे वो हमें 1 रुपया चार्ज भी करते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था जो पिछले 3-4 साल से आया है। वरना ज़्यादातर ये बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, कि जब आपसे वो कोई भी चीज़ आपको सेल करता है ना, कोई भी ग्रोसरी की आइटम या बेकरी की आइटम, तो जैसे ही अपनी मशीन में एंट्री करता है ना, वो ऑटोमेटिकली वो सेल एफबीआर के साथ सिंक होता है वो सिस्टम उसका। तो वो सेल जो है वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता है, वो उसकी सिस्टम में एफबीआर में क्या आ जाती है। ठीक है, ये एफबीआर ने बड़ी मुश्किल से एक एक रिटेलर का पीछा करके ना ये इंटीग्रेशन करवाई है, यानी पीओएस इंस्टॉल करवाया है। वरना उससे पहले क्या था आप खुद ही बताएं,
कि एक दुकानदार है जिसकी एक दिन में 10 लाख की सेल हो रही है, क्या एफबीआर को कभी पता चलेगा कि इसकी 10 लाख की सेल है? वो अगर एफबीआर को डिक्लेयर करे कि भाई मेरी तो एक दिन में 50,000 की सेल है, या मेरी सेल ही नहीं हो रही भाई, मैं तो मर गया, तो एफबीआर क्या कर सकता है? ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कैश ट्रांजेक्शन हैं, ये पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड है। जब सारी की सारी तो अभी भी लोगों ने उससे बचने के भी तरीके निकाले हुए हैं, वो पीओएस से भी बचने के। ठीक है, तो बीच में ही मैंने ऐसा भी हुआ था कि जिसने नहीं किया था ना एफबीआर ने फिर उसकी दुकान जो थी वो सील कर दी थी, यानी दुकान ही बंद कर दी थी। अब ये जो पीओएस है ये तो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के लिए है ना। अब आप खुद से, मैं किसी को ब्लेम नहीं करने लगा। आप अपनी फर्म की एग्जांपल ले लें, अपनी सीए की फर्म्स की एग्जांपल ले लें, या डॉक्टर्स की एग्जांपल ले लें, या इंजीनियर्स की एग्जांपल ले लें। डॉक्टर की बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि एक डॉक्टर जो है वो एक दिन में, आपको ऐसे ऐसे डॉक्टर भी मिलेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक एक दिन में 5-5, 10-10 लाख रुपए एक दिन में कमा लेते हैं। ठीक है, यानी इतनी कंसल्टेंसी है, रोज की 2-3 सर्जरियां करते हैं प्राइवेट, और फिर शाम को क्लिनिक में अपने जाते हैं, जहाँ पे एक जो है मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, 25-25, 30-30, 50-50 मरीज एक दिन में आते हैं। एक एक मरीज से वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वो कमा रहे हैं। लेकिन क्या एफबीआर के पास वो नंबर जा रहा है? नहीं जा रहा। तो वहां पे भी अभी रिसेंटली एफबीआर ने लॉ में एक चेंज कर दी है, वो मैं आपको इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगा, कि वहां पे भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि पीओएस इंस्टॉल करना है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इसी तरह से ये जो सीए की फर्म्स हैं, जो सर्विसेज कैश में रेंडर हो रही हैं, क्या आपके ख्याल में सारी डिक्लेयर होती होंगी एफबीआर को? यही तो लोग बैठे हुए हैं जो जो खुद से लोगों को एडवाइस करते हैं कि टैक्स कैसे चोरी करना है। क्या खुद खुद टैक्स देते होंगे एफबीआर को पूरा? बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पे भी पीओएस होना चाहिए ना, कि जो भी सर्विस हो वो एफबीआर के साथ इंटीग्रेटेड हो, जो भी सेल है एफबीआर के सिस्टम में रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये इस तरह के, ये जो पॉइंट ऑफ सेल है ये सिर्फ रिटेल आउटलेट्स में तो लग गया है, लेकिन रिटेल आउटलेट्स के अलावा बाकी बेतहाशा जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे नहीं है। ठीक है, अभी उन्होंने लॉ में चेंज की है इनकम टैक्स में कि उसको लगाएं। बहरहाल उसकी इंप्लीमेंटेशन पे लग जाएंगे अभी 10-15 साल। तो इन सारे रीजंस की वजह से हमारे यहाँ जो है वो टैक्स की अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस नहीं, एवेजन है, सॉरी। अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है जी, बताएं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेज टैक्स इवेजन। इवेजन का सिंपल उर्दू में मतलब है टैक्स चोरी कर रहे हैं आप। ठीक है, यानी आप कंसीलमेंट कर रहे हैं, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, ओवर अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं। अंडर स्टेटमेंट का मतलब कि आपकी सेल्स तो रेस्टोरेंट की एक दिन की 10 लाख रुपए की है, लेकिन एफबीआर को रिपोर्ट सिर्फ 5 लाख करता है वो। ये अंडर स्टेटमेंट है, ये भी टैक्स की इवेजन है। ठीक है, तो ये जो टैक्स इवेजन है ये इलीगल है जी। ठीक है, ये इलीगल है और पनिशेबल है, पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द लॉ। सेल्स टैक्स में भी पनिशेबल है और इनकम टैक्स में भी पनिशेबल है। ऑन द अदर हैंड जो अवॉइडेंस होती है, जी जी, अभी मैंने आपको बताया जो अभी लॉ आया है ना रिसेंटली, ये आज से कुछ 4-5 महीने पहले ही आया है, उसमें रेस्टोरेंट्स के लिए भी मस्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी उसकी इंप्लीमेंटेशन उसी तरह से शुरू नहीं हुई, क्योंकि इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है ना एफबीआर की तरफ से। तो मैं बता रहा था ना, उस पर भी टाइम लग जाएगा। पहले नहीं था रिक्वायरमेंट, अभी आ गई है होटल्स पे भी। उसमें से उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दे दी हैं, बल्कि ये चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ जी, एक नज़र, तो पढ़ेंगे हम डिटेल में इसको इनकम टैक्स में। ये है जी, ये बेसिकली ना, ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, पहले ही इसमें नंबर रेस्टोरेंट्स का आ रहा है, इन्होंने पीओएस करना है। इनमें ये दो एक्सक्लूजन है बस। कोई फूड कोर्ट है या कोई एयर कंडीशनिंग में नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है कोई भी रेस्टोरेंट, तो फिर वो रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा बाकी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सब, ये अब ये वाला भी काम देख लें आप, ये जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं और होटल्स हैं ये भी सारे टैक्स के वेटर्स हैं। कि एक एक रूम जो है वो, आप चले जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज में, एक एक रूम जो है वो लाख लाख रुपए का एक दिन का है, जो अच्छा रेस्टोरेंट है। क्या आपके ख्याल में वो एफबीआर को देते हैं टैक्स? फिर ये ट्रैवलिंग, ये भी बहुत बड़ा टैक्स एवेजन वाला एरिया, ट्रांसपोर्टर्स, सारी सारी कलेक्शन कैश में है।
तो एक बस ने एक दिन में पता नहीं रावलपिंडी के कितने फेरे लगाए हैं, मुझे क्या पता। ये एफबीआर को क्या पता कि आपने एक बस से कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये इन सारे सेक्टर्स के लिए उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, इसमें सीए की फर्म्स भी हैं, ये अकाउंटेंट्स भी हैं। जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं उनके उनको बस एक्सेप्शन है। बाकी जितनी भी फर्म्स हैं और कंपनीज हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया। हॉस्पिटल्स के लिए भी मैंडेटरी है जी। तो ये ऑनलाइन इंटीग्रेशन है, ठीक है ये। फिर हम इनकम टैक्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ जी। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जी, ये टैक्स पीरियड और ड्यू डेट में कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं जी, वरना आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे आज पैक वालों ने ये बात बताई है कि 9th और 10th मुहर्रम जो है ना, उस पे क्लासेस नहीं होंगी, मेरे ख्याल में कोई भी क्लास नहीं होगी। तो 9th एंड 10th जो है वो नेक्स्ट वीक में किस दिन आ रहे हैं? मेरे ख्याल में ट्यूसडे और वेनसडे को है। तो फिर हमारी ये दो क्लासेस तो अगले हफ्ते गई। ठीक है, लेकिन इसको फिर हमें ना कवर करना होगा। ये हमेशा से पैक किया है, वो ट्रेडिशन है उनका कि वो ट्रेडिशन क्या है, ये रिक्वायरमेंट भी है कि 9th और 10th को ना वो क्लास नहीं, वैसे तो संडे वाले दिन भी क्लास हो जाती होती है, लेकिन 9th एंड 10th को क्लास नहीं करते। तो फिर ये जो दो क्लासेस हमारी स्किप हो जाएंगी ना, ये फिर हमें कवर करनी होंगी, ठीक है। उसके लिए फिर मैं आपको संडेज वाले दिन दो संडे ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। सेल्स टैक्स की इनवाइस की जो पेमेंट है वो तो आपने अपने सप्लायर को करनी होती है ना, या आपने अपने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं उसका एफ। ये आसान जरा हो जाए जी, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जी, आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, ये अब दो तीन क्वेश्चन आ गए जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ उन सबका। एक तो पहला क्वेश्चन किसी ने किया जो मुझे समझ आया, अगर ऐसा ऐसा नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा। वो ये था कि भाई मैंने 200 रुपये की गुड्स बेची, 36 का उसके ऊपर सेल्स टैक्स कस्टमर को चार्ज किया, और उसमें अपना इनपुट एडजस्ट करके 18 रुपये मैंने अगले महीने की 15 तारीख तक एफबीआर को दे देने हैं। लेकिन जो मेरा कस्टमर है उसने तो मुझे पैसे ही पे नहीं किए, 236 रुपये। कि ऐसा अक्सर बिजनेस में इंडस्ट्री में होता है कि कस्टमर जो है वो दो दो महीने 6 6 महीने पेमेंट ही नहीं करते। आपके डेटर्स ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब क्या किया जाए, क्या ये सेल्स टैक्स मैं पहले से पे करूंगा एफबीआर को? क्या कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर, कोई कोई आइडिया है किसी को? मुझे यही क्वेश्चन था।
हाँ, करना होगा, इसका जवाब यही है। यानी सेल्स टैक्स जो है वो एफबीआर को जो आपने पे करना है ना, वो अक्रूवल बेसिस पे करना है पे। चाहे आपको पेमेंट आई है चाहे नहीं आई, सेल्स टैक्स आपने अगले महीने के 15 तक एफबीआर को पे करना है। ठीक है। अच्छा, आउटपुट जो है ये वाला 200 जो है। अच्छा, फिर आपका इसके अंदर फिर पॉइंट ये हो सकता है कि भाई मैंने परचेजेस भी की हैं, तो जो मैंने परचेजेस अपने सप्लायर से की हैं वो भी मैंने पे नहीं की, उसमें भी मुझे उसने क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 2 महीने का 3 महीने का, मैंने पे नहीं की। तो क्या मुझे इनपुट मिलेगा? इनपुट मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है, मेरा आउटपुट, मेरा बैलेंस जो पेबल है वो कम हो जाएगा। उसमें रूल आप सबने पढ़ा होगा, गैप लेवल पे बड़ा आसान सा है, आप सब लोगों ने याद भी किया हुआ है। क्या रूल है जी? इनपुट कब तक मिल जाता है? 6 मंथ्स तक। ठीक है, 6 मंथ्स तक अगर आप पेमेंट कर दोगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन आउटपुट में कोई रूल नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि साल के बाद जाके आपका जो डेटर है वो बैड हो गया। बैड डेट तो होता रहता है, हर बिजनेस में होता है बैड डेट, कुछ में ज़्यादा होता है कुछ में कम। साल के बाद जाके वो डेटर बैड हो गया, आपने तो सेल्स टैक्स उसके ऊपर अगले महीने, यानी जिस महीने उसको सेल की उसे अगले महीने एफबीआर को दे दिया हुआ है। क्या वो सेल्स टैक्स वापस मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, सिर्फ एक तरीका कार है। वो एक तरीका कार ये है कि अगर आपकी जो सेल्स हैं वो विद इन 6 मंथ्स रिवर्स हो जाए। जब रिवर्स हो जाए तो रिवर्स में कुछ भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न हो गई है, बैड डेट हो गई है, डिफेक्टिव निकल आया है, प्राइसिंग में चेंज आ गया है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है ना, जिसकी वजह से जो सेल्स की वैल्यू है वो कम हो सकती है। विद इन 6 मंथ्स का रूल है, 180 डेज का, 180 दिन का, कि 180 दिन में अगर वो इनमें से कोई भी एक चीज़ हो जाए तो फिर आप अगले 6 महीनों के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी सेल्स को रिड्यूस करके। उस एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं जी, वो भी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, रिड्यूस्ड थ्रू डेबिट क्रेडिट नोट। समझ आ गई जी बात की? एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन किसी ने ये किया था कि क्या एफबीआर के पास पावर है कि वो ड्यू डेट एक्सटेंड कर सकता है या रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर सकता है? तो बिल्कुल पावर है, एफबीआर ने अक्सर लोगों को अलाउ भी किया हुआ है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाके, उनमें कुछ सेक्टर्स को 2-2 महीने की या 3-3 महीने की रिटर्न भी अलाउ है। जैसे वो टाइल्स वाले जो है ना, जो ईंटों की भट्टियां वाले नहीं है, जो ईंटों की भट्टियां में काम वो यानी बनती हैं, जो ईंटों की भट्टियों से ईंटें, उनको उन्होंने 3-3 महीने की कहा हुआ कि आप 3 महीने में रिटर्न फाइल करो, तो ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन किसी का था जी, वो क्या था? मुझे यही था क्वेश्चन, या कुछ और भी था किसी का? हाँ, आउटपुट जिस महीने का होगा ना वो आपने उसी महीने में डिक्लेयर करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सेल आज की है और डिक्लेयर जो है वो 5 महीने के बाद करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या चीज़ है, ये खुद बताया, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप कंसीलमेंट करेंगे तो क्या है जी, ये टैक्स की एवेजन है। यानी जो टैक्स एफबीआर को आज मिलना था वो 6 महीने के बाद अगर मिलेगा तो एफबीआर आपको क्या, फिर आपने टैक्स जब आपने 6 महीने के बाद जाके एफबीआर को टैक्स खुद से जमा करा दिया, तो टैक्स की एवेजन तो नहीं है फिर ये, जब आपने जमा करा दिया 6 महीने। लेकिन एफबीआर को 6 महीने लेट मिला है, तो अब वो क्या करेगा? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट सरचार्ज का, कि भाई 6 महीने पहले अगर मुझे पैसे मिले होते, मैं बैंक में रख लेता, तो 22% तो बैंक, 22 तो नहीं, 20.5% खाइबर है, तो उसमें 20% तो मुझे रिटर्न आ जाना था। तो वो लेट हो गया, तो अब बैंक एफबीआर वाला आपसे डिफॉल्ट से चार्ज चार्ज करता है। ठीक है, डिफॉल्ट से चार्ज भी याद रखिएगा। इस दफा बजट में इसका रेट चेंज हो गया है, पहले ये रेट था 12%, अब उसने लिख दिया जी 12% और काइबोर +3%, विच एवर इज हायर। तो प्रैक्टिकली क्या हो गया है कि इस वक्त काइबोर का जो रेट है ना वो 20.5% है, +3, यानी आपको 23.5% पर एनम के हिसाब से जितना टैक्स आपने लेट जमा कराया है वो आपको डिफॉल्ट भी पड़ेगा। ठीक है। पेपर के पॉइंट से एक बात याद रखिएगा कि पेपर में अगर डिफॉल्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाता है और काइबोर का रेट उसने नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो फिर आपने 12% ही लगाना। लेकिन अगर उसने आपको काइबोर का रेट पेपर में दे दिया है कहीं पे, तो फिर जो है वो आपको इन दोनों को चीज़ों को यूज़ करना है, काइबोर +3 या विच अमाउंट, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो एफबीआर को आपने टाइम पे जमा नहीं कराई। नहीं, काइबोर जो है ना लॉ में जो डिफाइंड है ना वो 3 मंथ्स का काइबर है। काइबर वैसे रोज तो नहीं चेंज होता, काइबर या तो 1 मंथ का होता है या 3 मंथ का होता है या 1 ईयर का होता है। काइबोर जो होता है ना वो हर 2-2 महीने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनाउंस करता है, तो 2 महीने के बाद चेंज होता है, डेली बेसिस पे नहीं चेंज होता।
अच्छा, आगे चलते हैं जी अब। तो ये मैंने आपको कल स्कोप ऑफ टैक्स स्टार्ट किया था कि 18% सेल्स टैक्स चार्ज होगा। कब चार्ज होगा जी? ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम। और सेकंड क्या है जी? गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैरिफ और नॉन टैरिफ। अच्छा, अब मैं इन दोनों जो सेंटेंसेज हैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ जी। पहले वाले सेंटेंस की अगर मैं बात कर लूँ ना, तो उसने कहा है जी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट्स फॉलोइंग टर्म्स शुड बी अंडरस्टूड। सप्लाई क्या है जी और टैक्सेबल सप्लाई क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है? और टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? अच्छा, यानी वो ये कह रहा था, ऊपर सिंपल वर्ड्स में उर्दू की लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, कि कोई भी बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, वो अगर कोई भी ऐसी चीज़ें बेचेगा जो कि टैक्सेबल सप्लाईज हैं, और साथ में वो कोई टैक्सेबल एक्टिविटी भी कर रहा है, यानी तीन चीज़ों, यानी सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी के लिए जो 18% सेल्स टैक्स लगना है ना, तीन चीज़ों का होना जरूरी है। नंबर वन, वो कह रहा है भाई, सबसे मेन क्राइटेरिया, रजिस्टर्ड पर्सन अगर सेल करेगा। आपने अपने दोस्त को अगर कोई अपना मोबाइल बेच दिया, क्या आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे? बताएं जी। आप अगर, तो आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में, तभी करेंगे ना, वरना तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा बंदा है जिसको लॉ में ये कह दिया गया है कि उसने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। ठीक है। इसका जवाब यही है कि भाई, आप तो पर्सनल कैपेसिटी में सेल कर रहे हो अपना मोबाइल, अनलेस कि आपका बिजनेस हो मोबाइल की सेल परचेज का। अगर आप अपना वन ऑफ आपने मोबाइल यूज़ किया साल डेढ़ साल, फिर आपने बेच दिया अपने दोस्त को अपना मोबाइल, तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे जवाब आपको तब मिलेगा सही जब आप ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा बंदा जो है वो सेल्स टैक्स में लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, क्योंकि जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसके लिए उसने कहा है कि सेकंड नंबर पे तुमने ये देखना है कि क्या जो चीज़ें वो सप्लाई कर रहा है, यानी सेल कर रहा है, वो टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं है। अभी किसी ने पूछा था, मेरे ख्याल में ग्रोसरी आइटम या फ्रूट के बारे में पूछा था, कि फ्रूट्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं या नहीं है, उन पे सेल्स टैक्स है या नहीं है। तो अब इसका जवाब मैं उस वक्त इस वजह से नहीं दिया था कि इसका जवाब कोई इतना आसान नहीं है। ठीक है। इसका जवाब इस सेकंड वाली टर्म के अंदर है कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है। ये हम टैक्सेबल सप्लाई की में जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं, और कौन कौन सी गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि इस तरह अगर मैं जवाब दूं तो फिर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा ना, फ्रूट पे सेल्स टैक्स है या नहीं है। पाकिस्तान में या दुनिया में तो पता नहीं कितनी लाखों और हज़ारों और मिलियंस की चीज़ें हैं, मिलियंस में चीज़ें हैं जो सेल परचेज होती हैं। तो क्या आप कल को कोई आपसे पूछ ले कि भाई बताओ, ये जो है ये कुशन, इस पे सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा सेल, तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बैकएंड पे फिर आप जवाब देंगे। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टैक्सेबल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है। अगर टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं हो रही, आप रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स में या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं, आपने जो गुड्स बेची हैं वो टैक्सेबल हैं, लेकिन आप कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो फिर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है। अब ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो तीनों चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, तो फिर सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी होनी है। अगर तीनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं है, सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। तो अब मैं ब्रेक करने लगा हूँ जी। 15 मिनट्स की ब्रेक के बाद वन बाय वन इन सारी टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं।
जी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं जी रजिस्टर्ड पर्सन के कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए लॉ में लिख दिया गया है कि उन्होंने सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है। रजिस्टर्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है वो ये दी हुई है जी। मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, provided that a person liable to be registered but not registered under the act shall not be entitled to any benefit available to registered person under any of the provisions of this act or the rules made thereunder। वो ये बात कर रहा है कि भाई वो बंदा जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है ना, वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। अब कौन कौन सा बंदा लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, ये बात यहीं से आपकी सेल्स टैक्स की समरी स्टार्ट हो रही है जी। ये बात आपके सेक्शन 14 में एक्सप्लेन्ड है कि किस किस बंदे ने रजिस्टर होना है। ठीक है, उसकी तरफ मैं भी आता हूँ बाद में, उससे पहले जरा ये डेफिनेशन कंप्लीट कर लो। लेकिन वो कहता है कि जो बंदा लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, उसको वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो किसी एक रजिस्टर्ड बंदे को मिल रहे हैं ना, वो नहीं मिलेंगे। यानी जो बंदा लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, एक मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मैंडेटरी था कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, वो नहीं हो रहा रजिस्टर्ड, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने सेल्स टैक्स नहीं देना? बताएं। हाँ नहीं, सेल्स टैक्स तो जब भी वो एफबीआर के हथे चढ़ गया एफबीआर उसे ले लेगा। लेकिन वो कह रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन हो गई ना कि तुम लाइबल टू बी रजिस्टर्ड थे लेकिन तुम रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो जो रजिस्टर्ड बंदे को बेनिफिट मिलता है ना, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये एनएम का बड़ा अच्छा सवाल है जी कि रजिस्टर्ड बंदे को क्या बेनिफिट मिलता है, बताएं। एनएम खुद ही सोच के बताएं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि रजिस्टर्ड को क्या बेनिफिट मिलता है। ये देखिए, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, ये इक्वेशन बना के समझाई थी ना। हाँ, रजिस्टर्ड बंदे को ये बेनिफिट मिलता है कि उसको पल्ले से कोई भी टैक्स एफबीआर को नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड होंगे तो क्या नुकसान होगा कि ये 36 रुपये जो आपने कस्टमर से लिए हैं, ये तो आपको एफबीआर को देने ही देने हैं, लेकिन जो 18 रुपये आपने अपने सप्लायर को पे कर दिए होंगे, इसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 18 रुपये हैं, ये आपको पड़ गए ना। समझ आ गई? अच्छा, आगे चलते हैं जी कि सेक्शन 14 में अब क्या बात है जी कि कौन कौन बंदा है जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। मैं समरी की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, समरी की तरफ आने से पहले मैं एक चीज़ पहले आपको और एक्सप्लेन कर दूँ कि टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन, अगर मैं पहले उसकी तरफ आ जाऊँ कि रजिस्टर्ड बंदा होना चाहिए, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। अब टैक्सेबल सप्लाई में वो क्या कहता है, एफबीआर वाला, एफबीआर वाला नहीं सॉरी, जो भी जिसने भी लॉ बनाया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने उस दिन मेरे से पूछा था, शायद मैं उस वक्त जहन में आया, फिर मैं भूल गया हूँ बताना, अभी मुझे जहन में आ गया एफबीआर से कि कोई ये पूछ रहा था कि वो बजट कौन बनाता है। तो ये आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, ये बेसिकली इसके इसमें जो लोग होते हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें सबसे मेजर जो स्टेक होल्डर होता है ना, वो एफबीआर होता है। एफबीआर के एफबीआर के जो प्लस, हाँ ऑब्वियसली एक्सटर्नल पार्टियों में तो आईएमएफ ने को रिव्यू करवाया जाता है ना, जो भी सजेशंस वगैरह और जो भी चीज़ें एफबीआर वाले या फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले या बाकी के जो भी दो चार लोग हैं। आई कैप का आप पूछ रहे थे, तो आई कैप क्या करता है कि आई कैप हर साल अपना एक बजट का प्रपोजल बनाता है। ठीक है, वो बजट का जो प्रपोजल होता है वो आई कैप बना के, तो एक वो किताबचा जो होता है ना, वो इनको दे देता है कि पढ़ो इनको, है कि बस बस इस एक्सटेंट तक आई कैप की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो मेरे पास पढ़े हुए हैं आई कैप के भी, ये मैंने इधर सेव किए थे। ये आई कैप का इस दफा के बजट प्रपोजल है। ये देखिए 122 पेजेस हैं। 122 पेजेस पे जो भी प्रपोजल इनके माइंड में आया ना, इन्होंने लिख लुक के तो उनको दे दिया है। ये टोटल जरा देखें, ये 19, 8, 23, 48, 28, ये मेहाल में कुछ 100-200 प्रपोजल हैं जो इन्होंने बना के दे दिए हैं। आप जरा एज ए लेमैन के तौर पे आप खुद से बताएं कि क्या वो इसको पढ़ना भी पसंद करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट को, 122 को। बस ये है हमारा आई कैप का, जो बेसिकली जो लोग चलाते हैं आई कैप को, वो आप खुद से सोच लें कि किस लेवल के वो ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब वापस आ जाता हूँ जी मैं। तो टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में वो कहता है जी कि टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है
कह रहा है जी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। कौन कर रहा है जी गुड्स की सप्लाई, टैक्सेबल गुड्स की? बाय इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। यानी जो टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन है ना, उसमें उसने ये बात क्लियर कर दी कि भाई ये जो पांच बंदे हैं ना, ये पांच या छह लोग, ये अगर सप्लाई करेंगे ना, यानी ये अगर सेल करेंगे तो टैक्सेबल सप्लाई होनी है। यानी इनके अलावा, जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी कि आपने पर्सनल कैपेसिटी में अपनी गाड़ी बेच दी अपने दोस्त को, या अपना मोबाइल सेल कर दिया, तो वो टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है। रीजन बीइंग कि आप इस कैटेगरी में से किसी में भी नहीं आ रहे, आप तो एंड यूजर हो, एंड यूजर ने एंड यूजर को बेचा है, ठीक है, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये जो पांच लोग हैं, ये अगर सेल करेंगे तो ही टैक्सेबल सप्लाई होगी, पहली चीज, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो पांच लोग हैं, क्या हर बंदा इनमें रजिस्टर होगा? फॉर एग्जांपल मैं इसमें रिटेलर की अगर एग्जांपल ले लूं, तो रिटेलर तो पाकिस्तान में पता नहीं कितना नंबर होगा। अभी एफबीआर ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है रिटेलर्स के लिए, जिसे कह रहे हैं ताजिर दोस्त स्कीम। उसमें जो नंबर मीडिया में रिपोर्ट हुआ है ना रिसेंटली, वो ताजिर दोस्त स्कीम जो है ना, वो पाकिस्तान के जो छह बड़े बड़े शहर है ना, चार कैपिटल्स हैं, बस इस्लामाबाद है और एक महल में और शहर है उसके अंदर शायद, रावलपिंडी है इस्लामाबाद किला। तो अच्छा, फैसलाबाद है सर। तो ये छह शहर उन्होंने उसमें सिर्फ इंक्लूड किए हैं। उन छह शहरों में जो नंबर रिपोर्ट हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है मेरे ख्याल में, कोई आइडिया है जी किसी को? 35 लाख है। 35 से 40 लाख का नंबर रिपोर्ट हो रहा है कि इन सिर्फ इन छह शहरों में जो शॉपकीपर्स हैं ना, शॉपकीपर्स हैं या रिटेलर्स हैं, या इस तरह के जो भी इस कैटेगरी में दुकानदार की कैटेगरी में, चाहे वो किराना स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, इस तरह के जितने भी स्टोर हैं वो सारे रिटेलर में आ जाएंगे ना। तो सिर्फ 35 से 40 लाख नंबर सिर्फ इन शहरों में है। तो आप पूरे पाकिस्तान में तो 100 से ज़्यादा शहर हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान में अगर आइडिया लगा लें तो कितने होंगे रिटेलर में? हर में लाख से ऊपर जो नंबर है वो सिर्फ रिटेलर्स का है। वो लाख कह रहा हूँ, करोड़। तो क्या हर बंदे ने सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है? बताएं जी। ऐसा हो सकता है कि जो एक छोटा सा दुकानदार है, जो परचून की दुकान छोटी सी लगा के एक मोहल्ले में बैठा हुआ है, या वो भी रजिस्टर हो जाए? ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप मैन्युफैक्चरर की बात कर लें, तो मैन्युफैक्चरर भी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में और छोटी छोटी सी जो एक एक कमरा किराए पे लेके, या इवन अपने घरों में फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं छोटी मोटी लेवल पे। तो क्या उन लोगों ने भी रजिस्टर होना है? सब ने? ऐसा नहीं है, ठीक है। इन लोगों के बारे में उसने टैक्सेबल सप्लाई में तो लिख दिया कि ये लोग अगर सेल करेंगे तो इन्होंने सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी करनी है, लेकिन सेक्शन 14 में जाके फिर उसने बताया हुआ है कि इनमें से भी किन लोगों ने रजिस्टर होना है और किन लोगों ने नहीं होना रजिस्टर, ठीक है। उसके लिए फिर मैं अब यहाँ पे आता हूँ जी। मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात कर लें, मैन्युफैक्चरर से ये मैंने समझी किस तरह से बनाई हुई है जी। यहाँ पे मैंने मेन डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि कौन सा सेक्शन है, उसकी हेडिंग लगाई हुई है, और उससे रेलिवेंट जो भी सेक्शन है या रूल है या एसआरओ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो इंपोर्टर की है। इंपोर्टर की कैटेगरी इस वजह से मैंने अलहदा की हुई है कि इंपोर्टर की टैक्सेशन और उसकी जो प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इंपोर्टर को मैंने अलहदा किया हुआ है। और उसके बाद जो बाकी के लोग हैं ना, जिसमें मैन्युफैक्चरर आ जाता है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर एंड रिटेलर है, वो मैंने अलहदा किया हुआ है। ये मैन्युफैक्चरर के बाद ये जो लोग हैं ना सप्लाई चेन में, ये वाले, ये बेसिकली ट्रेडर होते हैं, ये वाले डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। ये ट्रेडिंग करते हैं, यानी ये सामान लेके अपना मार्जिन ऐड करते हैं और बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो रॉ मटेरियल से कन्वर्जन करता है। जबकि जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर में दो कैटेगरीज हो सकती हैं। एक होता है जी कमर्शियल इंपोर्टर, और एक होता है मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर। क्या फर्क होता है जी दोनों में, जरा बताएं। कमर्शियल इंपोर्टर क्या होता है, कोई आइडिया है किसी को? हाँ, ट्रेडिंग समझ लें। कमर्शियल इंपोर्टर जो होता है ना, वो ट्रेडिंग करता है, वो गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करके एज इट इज सेल कर देता है, ठीक है। उसे कहते हैं कमर्शियल इंपोर्टर। ऑन द अदर हैंड, मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर कौन होता है जी? जो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता है और फिर उसको कन्वर्ट करके बेचता है, ठीक है। पाकिस्तान में दोनों कैटेगरीज ही बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर आपको पता है कि हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इनमें ज़्यादातर इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? इम्पोर्टेड है, ठीक है। हाँ, रॉ मटेरियल भी इम्पोर्टेड है, और इवन वो जो मशीनरी है जिससे वो रॉ मटेरियल आप गुजार के गुड्स बनाते हैं, वो मशीनरी भी क्या है? सारी इम्पोर्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैन्युफैक्चर की तरफ मैं आ जाता हूँ जी। मैन्युफैक्चरर से मैं स्टार्ट कर, बल्कि इंपोर्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। कि अगर आप इंपोर्टर हैं, चाहे आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर हैं, आपके लिए मस्ट है कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर होंगे, ठीक है। ये ना, अब जितनी भी इंपोर्ट होती है ना, आज से अगर आप 10-15 साल पहले चले जाए ना, तो आज से 10-15 साल पहले जो इंपोर्ट थी ना हमारी, वो सिस्टम बेस्ड नहीं थी, कंप्यूटराइज नहीं थी।
अब तो हर रोज कोई ना कोई नया सिस्टम आ जाता है कस्टम वालों का। वी बॉक्स सिस्टम आया, फिर उसके बाद एक और सिस्टम आया हुआ है। टैक्स के नाम क्या नाम है, मैं नाम दिन से निकल रहा है अभी जो चल रहा है। PSW, हाँ। तो अब तो सारी की सारी जो इम्पोर्ट है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है, ठीक है। अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आप कस्टम वाले के पास जाएंगे ना कि भाई ये सामान मेरा आने लगा पोर्ट में, वो सबसे पहले आपका सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा सिस्टम के अंदर। अगर वो नंबर नहीं होगा तो वो आपको इंपोर्ट ही नहीं करने देगा, ठीक है। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपने कोई भी चीज़ अगर बाहर से इंपोर्ट करनी है तो आपके लिए मस्ट है कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो, ठीक है जी। अच्छा। हाँ, आपका ये सवाल जरूर हो सकता है कि भाई मैं तो एक एंड यूजर हूँ, मैंने बाहर से अपने किसी रिलेटिव से कोई चीज़ मंगवानी है तो क्या मैं भी रजिस्टर हो जाऊंगा सेल्स टैक्स में। उसमें ना एक आधी एक्सेप्शन दी हुई है, वो एक पर्सनल पर्सनल बैगेज रूल्स होते हैं, जिसके तहत आप अपने अपना सामान जो है सर्टन एक्सटेंट तक बाहर अपने रिलेटिव्स वगैरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बाकी हर केस में ये मैंडेटरी हो चुका है पाकिस्तान में कि आपने सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है। पहले जब मैनुअल सिस्टम था ना तो ये काम भी बड़ा होता था, लोग जो है वो मैनुअल का कोई रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल होता, लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर हुए बगैर भी गुड्स इंपोर्ट कर लेते थे, ठीक है। वो मिल मिला के वहाँ पे काम हो जाता था कस्टम वालों से। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। कार्गो का क्या, कार्गो कार्गो से क्या मुराद है जी आपका? कार्गो का टैक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन की आप बात कर रहे हो या क्या शिपमेंट की बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? कोई नहीं, मैं इधर हूँ, आप चले जाओ। मैं इधर हूँ, आप चले जाओ। वो तो आपका किसी कस्टम एजेंट वगैरह से ना आपको सारा प्रोसीजर समझना पड़ेगा, किसी क्लियरिंग एजेंट वगैरह से, उसका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कि कैसे वो इंपोर्ट कैसे होती है, या आजकल तो सिस्टम है, अभी गूगल कर लो यार, आपको पूरा प्रोसेस बता देगा कैसे होता है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अच्छा, उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है जी मैन्युफैक्चरर की। जी, वो आपको जो वो टैक्सेस है ना वो अपने जो उसका लॉ है उसके हिसाब से लगाएगा। उस पे वो जो उसने आपको प्राइस कोट की होगी ना उसमें सारी टैक्सेस एंड ड्यूटीज मिला के उसने आपको बताया होगा। हाँ हाँ, इम्पोर्ट कंसिडर होगी, लेकिन वो आपकी जो प्राइस आपको वो कोट करेगा उसमें वो सारी चीज़ें उसने बताई होंगी ना। क्या आप बाहर से मोबाइल फ़ोन अगर इंपोर्ट कर लेते हो तो वो कस्टम वालों को सारी चीज़ें पे करेगा वो, आपसे जो प्राइस वो चार्ज करे उसमें वो सारी चीज़ें शामिल होंगी। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप चूंकि एंड यूज़र हो ना, तो आप चूंकि एंड यूज़र हो तो आपको वो ये नहीं कहेगा कि ये लो पकड़ो भाई, ये कस्टम से जाके क्लियरेंस करके आओ, या ये पकड़ो और ये इतने टैक्सेस एंड ड्यूटीज बन रही हैं ये पे करो। वो काम वो अपने एजेंट से करवाएगा। वरना नॉर्मली क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना या जो ट्रेडर होता है वो जब गुड्स इंपोर्ट करता है तो उसने अपना कस्टम एजेंट खुद से रखा होता है, क्लियरिंग एजेंट वहाँ पे पोर्ट पे हायर किया होता है जो ये सारी चीज़ें क्लियरेंस करवाता है। वही टैक्सेस भी पे करता है। आप अपने चेकबुक काट के उसको देते हो भाई कि इतना सेल्स टैक्स बन रहा है, इतना इनकम टैक्स बन रहा है, इतनी कस्टम ड्यूटियाँ बन रही है, आप पे करते हैं अपने बैंक अकाउंट से। आपके केस में यानी ऑनलाइन शॉपिंग के केस में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो सारे पैसे आपसे ले लेगा लेकिन क्लियरेंस वगैरह खुद कराएगा। अपना कोई बंदा उसने रखा होगा ऑब्वियसली बात है, वरना आपको अगर कहना शुरू हो जाए तो कोई खरीदे ही ना चीज़ें, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अगली कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर की। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरर मैंने लिखा हुआ है ना, एक बात है, पहली बात आपने और याद रखनी है कि ये लोकल मैन्युफैक्चरर है, ये वाला लोकल मैन्युफैक्चरर से मुराद वो बंदा जो लोकल रॉ मटेरियल खरीदता है उसको फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर आगे बेचता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर हैं तो जैसे ही आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, चाहे आपकी सेल उसके बाद 1 रुपए की है चाहे 1 अरब रुपए की है, आपके लिए मैंडेटरी है कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर होंगे। यानी गुड्स बना के बेचना तो दूर की बात है, आप गुड्स इंपोर्ट ही नहीं कर सकते जब तक आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरर के केस में आपको रजिस्ट्रेशन तभी रिक्वायर्ड है जी, ओनली इफ नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है तो आपके लिए जरूरी है या मैंडेटरी है कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन होगा कि ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या चीज़ है, उसने डिफाइन किया हुआ है लॉ के अंदर कि कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स अ मैन्युफैक्चरर हुज, क्या हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स अ मैन्युफैक्चरर whose turnover during the last 12 months from all supplies does not exceed 8 million rupees। यानी जिसकी पिछले 12 महीने में जो सेल्स हैं टोटल वो 80 लाख रुपए है, 8 मिलियन से कम है, लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, वो घर में बैठ के काम कर रहा है यानी उसकी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए,
विदाउट हैविंग इंडस्ट्रियल कनेक्शन, उसका जो कनेक्शन है बिजली का वो इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए, वो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल हो सकता है। तीन तरह के कनेक्शन होते हैं ना बिजली के। या आप अगर आपके घर में है तो घर में रेजिडेंशियल कनेक्शन होता है, अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो शॉप का जो कनेक्शन होता है ना वो कमर्शियल होता है, और अगर आपकी जो फैक्ट्री है तो प्लांट है तो उसकी जो उसका जो कनेक्शन होता है ना वो इंडस्ट्रियल होता है। ठीक। तो वो कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो कनेक्शन है वो इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड डज नॉट हैव अ टोटल लेबर लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 और तुम्हारे जो एम्प्लॉयज हैं परमानेंट एम्प्लॉयज, टेम्पररी की बात नहीं हो रही, परमानेंट, वो जो हैं वो 10 से कम होने चाहिए। ठीक है। ये चारों की चारों कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, नोट वन में ये बात नीचे लिखी हुई है, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री है। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सेल 8 मिलियन से कम है लेकिन आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो जो है वो इंडस्ट्रियल है, या आपकी सेल तो 8 मिलियन से कम है लेकिन जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं नंबर ऑफ वो 20 हैं, तो आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। ठीक है। या इसी तरह एक और क्राइटेरिया भी हो सकता है वो रेजिडेंशियल एरिया वाला, कि आप जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बैठे हुए, आप कमर्शियल एरिया में बैठे हुए और बाकी की तीन कंडीशंस पूरी हो रही हैं। बाकी की तीन तो फिर पूरी होंगी नहीं, क्योंकि अगर आप कमर्शियल एरिया में बैठे हो तो हो ही नहीं सकता कि जो कनेक्शन है वो रेजिडेंशियल हो। ठीक है। तो फिर बाकी की दो कंडीशंस, ये दोनों यानी आपस में लिंक है, ये ये वाली। तो ये चारों की चारों कंडीशंस अगर साइमल्टेनियसली फुलफिल होंगी तो आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं जी। अगर ये साइमल्टेनियसली फुलफिल नहीं होंगी तो आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में का मतलब क्या होता है। हमारे जहनों में यही यही है, यही ख्याल है, हमने यही समझा हुआ है कि भाई रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हुआ। मिसाल के तौर पे आप ये लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर है तो लैपटॉप की ये जो चिप है, या इसका मदरबोर्ड के लिए ये स्क्रीन टच स्क्रीन है इसकी, या इसका ये कीबोर्ड है, या कोई और कोई कंपोनेंट है इसका, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपने बाहर से इंपोर्ट की, इनकी यहाँ पे असेंबलिंग की इन सारी चीज़ों की बैठ के, और इनकी असेंबलिंग करके लैपटॉप बनाया, तो आप मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है। हमारे जहनों में ये ख्याल है, मैन्युफैक्चरर का होता भी लॉजिकली ऐसा ही है, लेकिन अगर आप सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स में चले जाएं तो मैन्युफैक्चरर की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ब्रॉडर है। वो ब्रॉडर किस सेंस में है, वो कह रहा है जी मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया असेंबलिंग वगैरह या मिक्सिंग वगैरह हो रही है, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बोटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग, इंग्रेविंग, प्रिंटिंग एटसेट्रा। यानी उसने यहाँ तक बात कर दी है कि आपने, जैसे अक्सर लोग ये करते हैं ना कि बाहर से एक कंटेनर कंटेनर मंगवा लिया, मिसाल के तौर पे दूध का आपने बाहर से एक कंटेनर मंगवा लिया, या चाय का एक कंटेनर मंगवा लिया, सूखे दूध की बात कर रहा हूँ, या चाय का एक बहुत बड़ा कंटेनर आपने बाहर से मंगवाया, और वो जो टी का कंटेनर आपने बाहर से या दूध का आपने इंपोर्ट किया था, उसको यहाँ पे छोटी छोटी पैकिंग कर दी उसकी, येलो लेबल के या जो भी आपका ब्रांड है उस ब्रांड में उसको पैक किया, और उस पैक में करने के बाद छोटे छोटे 1 1 केजी के 2 2 केजी के वो करके आपने रिटेल पैकिंग में बेच दिए आगे। तो अब आप बताएं, आप मैन्युफैक्चर आप सॉरी आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं? बताएं क्या जवाब होगा इसका। अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके हिसाब से क्या होगा? हाँ जी, मैन्युफैक्चरर होगा। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने जहन में रखना है। उसकी रीज़न अभी अब आपको आगे जाके जब हम पढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा। मैंने आपको स्टार्ट पे ही बता दिया था कि कमर्शियल इंपोर्टर की टैक्सेशन किसी और तरह से होती है, और मैन्युफैक्चरर की टैक्सेशन कोई किसी और तरह से होती है। ठीक है। तो जो बंदा मैन्युफैक्चरर है उसको अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर कंसिडर कर लोगे और उसकी टैक्सेशन लगा दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा सारा। ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ये एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल है जो अक्सर आई कैप वाला पेपर में पूछ लेता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट वो पूछता है तो ज़्यादातर बच्चे यही समझते हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चर की ऑब्वियसली डेफिनेशन अच्छी तरह से तो उसको नहीं समझा होता कि ये तो कमर्शियल इंपोर्टर है, कि बाहर से एक चीज़ इंपोर्ट की, यहाँ पे बस उसको बेच रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे उसकी पैकिंग रीपैकिंग वगैरह कर रहा है, टेपिंग वगैरह कर रहा है, तो वो मैन्युफैक्चर बन जाएगा। ठीक है। तो क्या अच्छा जी। एक आखिरी बात ये आज की कि अभी किसी ने पहले सेशन में एक क्वेश्चन ये किया था कि क्या फ्रूट जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, सेल्स टैक्स में आपने एक प्रिंसिपल याद रखना है कि सेल्स टैक्स में एक सिंपल सा लॉ है, उसने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि कोई भी प्रोडक्ट, अगर ये कोई भी टैक्सेबल प्रोडक्ट अगर ये 5 लोग बेचेंगे ना, ये इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर और रिटेलर, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी है। अब टैक्सेबल प्रोडक्ट क्या होती है, इसको उसने लॉ में डिफाइन किया हुआ है, ऑल गुड्स आर टैक्सेबल एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन सिक्स्थ शेड्यूल।
फिक्स स्केजुअल जो है ना वो एग्जामेशन का है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जितनी भी गुड्स हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिनकी, या ट्रेडिंग हो रही है, अनलेस के वो गुड्स जो हैं वो सिक्स स्केजुअल में आ जाएं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी होगी। तो फ्रूट की भी जो आपने बात की थी, फ्रूट जो है वो सिक्स में आ रही है, ठीक है, इस वजह से उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता, ठीक। लेकिन रूल ये है, ये आपने हमेशा के लिए जहन में रख लेना है। आपसे कल को 2 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई बंदा पूछ ले, भाई ये बताओ इस प्रोडक्ट पे सेल्स टैक्स है या नहीं है, उसका सिंपल सा जवाब है, सिक्स कैजुअल खोलो, उसमें 100, 200, 300 के करीब आइटम्स हैं, उनमें देख लो भाई, उनमें अगर ये आइटम आ रही है तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। लेकिन अगर उनमें वो उस कैजुअल में वो आइटम नहीं आ रही और आप ये काम कर रहे हो, ये तीन काम, तो सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी होगी, ठीक है जी, समझ आ गई बात जी। अच्छा, तो अब आखिरी बात जी आज की, इसी इसी की कंटिन्यूएशन में, कि और इसका मतलब ये हुआ कि जो सिक्स स्केजुअल है ना वो डील करता है एग्जाम्पशन से या एग्जाम गुड से। अच्छा, अब हमने ये बात पढ़ ली कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जब वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन वो सेल तो कर रही है टैक्सेबल गुड्स की, यानी उसकी सेल जो है वो 80 लाख रुपए से कम है, लेकिन वो बेच तो रहा है ना कोई गुड्स, साल के तौर पे वो लैपटॉप सेल कर रहा है, या ये सोफा बेच रहा है, या मोबाइल बेच रहा है, तो क्या सेल्स टैक्स वो चार्ज करेगा या नहीं करेगा जी, बताएं। हाँ, सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी, क्योंकि वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा, लेकिन इसको ना, इसके अंदर एक चीज़ और है, वो मैं आपको फिर अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो भी थोड़ी सी इससे हट जाएगी, वो जब रिटेलर का कॉन्सेप्ट आएगा ना फिर यहाँ से लिंक कर दूंगा उसको। लेकिन इसको ना आई कैप कह रहा हूँ, एफबीआर ने फिर फर्दर क्लैरिफाई भी किया हुआ है सिक्स स्केजुअल में, अगर आप जाएंगे ना, ये इसी समरी में मैंने सिक्स स्केजुअल दी हुई है, दिया हुआ है आगे। तो सिक्स स्केजुअल में आई कैप एफबीआर ने स्पेसिफिकली ये बात लिख दी है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री सप्लाईज करेगी ना, उस पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। हाँ, ये तो आपको याद नहीं करनी, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, इन्हीं की इन्हीं को उसने न्यूमेरिकली या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपसे टेस्ट करना है। तो याद नहीं करना आपने इनको, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। तो ये सिक्स कैजुअल है जी, पेज नंबर 372 में दिया हुआ है। इसमें ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ये मैं आपको डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सिक्स कैजुअल को इसमें सिर्फ अभी आपको वो क्लॉज पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, जो लिखी हुई ये है जी, कि कॉटेज इंडस्ट्री जो सेल करती है ना उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब आई कैप इसमें पता कैसे कंफ्यूज करता है बच्चों को, दो चीजें हैं ना, कि आई कैप तो आपसे पेपर में एक कंपनी का क्वेश्चन पूछेगा कि एक कंपनी है जी ओमेगा लिमिटेड। अब आई कैप क्या करेगा, परचेजेस के ब्रेकअप में जाके गएगा जी, परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, और सेल्स के ब्रेकअप में जाके बताएगा जी सेल्स, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। कि आपने, आपसे मुराद ये जो ओमेगा लिमिटेड है, इसने परचेजेस की हैं कॉटेज इंडस्ट्री से, यानी ओमेगा लिमिटेड की परचेजेस हैं, और वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसकी सेल्स हैं। आपका इनपुट है, उसका आउटपुट है, क्या उसने आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा? नहीं किया होगा, ठीक है, नो सेल्स टैक्स। असल मसला इधर आता है जी, कि आपने सेल की है कॉटेज इंडस्ट्री को, यानी आपकी सेल्स हैं और कॉटेज इंडस्ट्री की परचेजेस हैं, जाहिर सी बात है वो कुछ रॉ मटेरियल खरीद के ही बनाएगा ना आगे, वो जो मैन्युफैक्चरर कॉटेज इंडस्ट्री में आ रहा है। तो अब आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे उसे? हाँ, वही रूल, आप जब सेल करोगे तो सेल्स टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। यही बात मैंने इसमें लिखी हुई है जी। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, ये बाकी की बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होंगी, नेक्स्ट वीक में होंगी बल्कि, ठीक है। हाँ, फिर जो बंदा जो है वो सेल्स टैक्स आगे चार्ज नहीं कर सकता, वो अपनी कॉस्ट में ऐड करता है, ऐसे ही। तो कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो होगा अपनी कॉस्ट में ऐड करके अपनी प्राइसिंग निकालेगा, ऐसे ही, ठीक है। तो बाकी की बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होती हैं जी। आज की क्लास इतनी ही थी, अल्लाह हाफिज़।